चैनल पे मैं आर मिश्रा दोस्तों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों सोशल साइंस का टॉप 50 चालू है और शुरू कर रहे हैं हम, जिसमें पहले राम सर आ रहे हैं अपने बाकी के 25 क्वेश्चंस के साथ और मेरे साथ ऑफ कोर्स एक धुरंधर और मौजूद हैं, आयरन लेडी ऑफ चंद्रा इंस्टीट्यूट एंड दैट इज शिखा मैम। तो दोस्तों इसके बाद शिखा मैम आएगी। तो दोस्तों धुआंधार, देखिए मैं आपको एक बात दोस्तों जरूर कहूंगा, कभी भी मैं लगभग 2-3 सालों से मैं देख रहा हूं चंद्रा इंस्टीट्यूट प्राइमरी पे ही बेसिस फोकस करता था और जूनियर पे हम बहुत कम प्रैक्टिस दे पाए। पर इस साल मुझे यकीन है आपकी यह शिकायत दूर हो चुकी होगी दोस्तों, क्योंकि लगातार शिखा मैम ने, राम सर ने, उमेश सर ने, सभी ने प्रैक्टिस दी है। दोस्तों टाइम नहीं लेना चाहूंगा, राम सर को बुलाऊंगा, पर उससे पहले 2 शब्द मैं लेना चाहूंगा शिखा मैम कि कैसे होगी क्लास। एक आपको थोड़ा 2 शब्द बोलेंगी, फिर मैं राम सर को बुलाऊंगा। मैम हेलो, गुड इवनिंग। देखिए, अगर हम बात करें सोशल साइंस की तो आप लोगों को ये सब्जेक्ट बहुत टफ लगता है, ठीक है, चाहे वो इतिहास हो चाहे वो संविधान हो। अगर हम अपने सब्जेक्ट की बात करें तो बहुत टेंशन हो जाती है कि आर्टिकल्स कैसे याद होगा। तो आज हम आपको ट्रिकी आर्टिकल्स कैसे याद होगा इसका तरीका बताएंगे और कुछ आर्टिकल्स को कहानी के माध्यम से याद कराएंगे जिससे कि आप इजीली तरीके से याद कर लें। लेकिन उसके पहले आप इतिहास पढ़िए, इतिहास के बाद फिर मेरी क्लास रहेगी। बिल्कुल दोस्तों, एनर्जी के साथ राम सर को बुलाऊंगा और पूरी एनर्जी के साथ वो पढ़ाएंगे। दोस्तों राम सर बहुत दमदार क्लास लेते हैं। तो चलिए संख्या को बढ़ाइए एक बार दोस्तों, एक बार सारे लोग, मैं खुद भी चल रहा हूं कमेंट करने, आप भी कमेंट करिए। बस 1 मिनट का ब्रेक लेते हुए जब तक सर आते हैं, प्लीज सर के सम्मान में एक बार धुआंधार दोस्तों करिए लाइक्स और शेयर्स। प्लीज एक बार धुआंधार लाइक और शेयर कर दीजिए सभी लोग। राम सर के लिए, शिखा मैम के लिए एक लाइक एक शेयर तुरंत करें। जितने ग्रुप से जुड़े हो प्लीज एक बार शेयर कर दे दोस्तों। और मैं अब राम सर को बुलाऊंगा। राम सर विल स्टार्ट द सेशन, शुरू करेंगे सर। चलिए। थैंक यू सर। गाइस, चंद्रा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं। लास्ट लेक्चर 2 था, उसमें क्या है कि जो एसएसटी का चला था सामाजिक विज्ञान को, उसमें मैं और उमेश सर लेके आए थे और बहुत ही धुआंधार परफॉर्मेंस में थी आपके अकॉर्डिंग और आपने उसको पसंद भी किया था और आपने ही कहा था क्वेश्चन बहुत शानदार थे और आपकी डिमांड ही थी कि हम लोग इस सीरीज को आगे लेकर आए। तो उसी श्रृंखला में आज मैं और शिखा मैम जो है उस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आपके लिए एक बार फिर से टॉप 50 लेकर आए हैं, जिसमें इतिहास और संविधान आपको देखने को मिलेगा। लास्ट लेक्चर में जब हम लोग पढ़े थे एसएसटी का टॉप 50, तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था इतिहास के कुछ ऐसे प्रश्न जो बेहद इंपॉर्टेंट थे और आज के प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन आज मैं ऐसी आपको ट्रिक बताऊंगा कि यूट्यूब के इतिहास में आज तक ऐसी ट्रिक आपको नहीं मिलेगी। इतिहास आप पढ़ेंगे रीजनिंग मेथड से और इतिहास आप पढ़ेंगे ट्रिक के साथ। तो एक बार ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ जाएं और सभी को गुड इवनिंग, और सभी को गुड इवनिंग जल्दी से शेयर कर दे और जितनी ज्यादा संख्या होगी उतने पढ़ने में मजा आएगा। और इसी लाइव सेशन के साथ, एसएसटी के इसी लाइव सेशन के साथ एक बार चलते हैं उस क्वेश्चन की तरफ जहां से हमारी आज की शुरुआत होती है। आइए बस मिलते हैं शॉर्टली। सभी को गुड इवनिंग। चलिए आइए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन अगर हम बात करें तो वास्तुकला का साक्ष्य किस काल से मिलता है? वास्तुकला का साक्ष्य किस काल से मिलता है? और आपके सामने जो ऑप्शन है, महाजनपद काल, उत्तर वैदिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल या फिर क्या है कि पूर्व वैदिक काल। यहां पर आद्य नहीं होगा, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, ये आद्य होगा, आद्य होगा। पहले क्वेश्चन का आंसर आपको करना है कि वास्तुकला का साक्ष्य किस काल से मिलता है? महाजनपद काल से, उत्तर वैदिक काल से, आद्य ऐतिहासिक काल से या फिर पूर्व वैदिक काल से? तो पहले क्वेश्चन का आंसर आप लोग दें। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, तो हम सभी जानते, देखिए ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमा दिया है क्वेश्चन को। जब बात आती है वास्तुकला के साक्ष्य की, तो वास्तुकला के जो साक्ष्य मिलती है वो हमको कहां से मिलना शुरू हो जाती है? वह हमको मिलना शुरू हो जाती है हड़प्पा सभ्यता, या कहां से बोलिए? सिंधु सभ्यता से। हड़प्पा या सिंधु सभ्यता से मिलना शुरू हो जाती है, हड़प्पा या सिंधु सभ्यता से मिलना शुरू हो जाती है। और अगर हम हड़प्पा सभ्यता की बात करें, सिंधु सभ्यता की बात करें, तो इतिहास का कौन सा काल है? ये इतिहास का आद्य काल है। और आद्य काल क्या होता है मेरे भाई? जहां पर पुरातात्विक साक्ष्य भी मिलते हैं, उसके साथ साथ लिखित भी साक्ष्य मिलते हैं।
लिखा हुआ जो है ना, जो लिखित साक्ष्य मिले हैं, जो लिखित साक्ष्य मिले हैं उसको क्या बताइए, पढ़ा नहीं जा सकता, उसी को कहते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। तो इसका सही आंसर सी होगा, आद्य ऐतिहासिक काल। पूरा मैंने बता दिया वास्तुकला का साक्ष्य कहां से मिलता है। तो अगर सीधा सीधा ऑप्शन आ रहा है सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, तो वहां से हो जाएगा। उसके साथ साथ क्या कि अगर वो नहीं तो जैसे ये क्वेश्चन है आद्य ऐतिहासिक काल, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है कि ऋग्वेद में जन शब्द की उत्पत्ति, जन शब्द कितनी बार आया है। अब इसको देखिएगा और ट्रिक, पहले ट्रिक मैं आपको देने जा रहा हूं इतिहास का। ऋग्वेद में जो जन शब्द है ना, उस शब्द, वह शब्द कितनी बार आया है। और क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आप लोग आंसर करेंगे, देखते हैं किसका सही होता है। क्वेश्चन नंबर जो सबसे पहले बताएगा उसका नाम कमेंट में मैं जरूर लूंगा। पहला क्वेश्चन नंबर, दूसरे का सही आंसर जल्दी से जल्दी एक बार सब कोई शेयर कर दे भाई और जुड़ जाएं, ताकि इस लाइव सेशन का जो उद्देश्य है हमारा पूर्ण हो जाए और आपका भी उद्देश्य पूर्ण हो जाए और आपको हम बेहतर क्लास दे सके। क्वेश्चन नंबर 2 का डी बता रहे हैं, बी बता रहे हैं, सी बता रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का जो सही सबसे पहले जो आंसर आया है वो आया है प्रिया सिंह का, उसके बाद आया है क्या बताइए, उपासना वर्मा का। चलिए आइए चलते हैं। देखिए जो जन शब्द है ना, जो जन शब्द है वह कितनी बार आया है ऋग्वेद में, 275 बार। कितने आया, 275 टाइम्स, 275 बार आया है। अब मैं कह रहा हूं कि आप जितनी बार इसको पढ़ोगे उतनी बार भूलेगा, जन शब्द जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार भूलेगा। और एक मुझे 5 सेकंड दीजिए, 5 सेकंड दीजिए, मैं आपके दिमाग में बैठाने जा रहा हूं कि जन शब्द का जो है उल्लेख कितनी बार हुआ है। देखिए अब मैं आपके दिमाग में बैठाने चल रहा हूं, देखिएगा कि यहां पर लिखा है क्या बताइए, यहां पर लिखा है जन, और जन बताइए कितने शब्दों से मिलकर बना है। जन कितने शब्दों से मिलकर बना है, तो यह बना है 2 शब्दों से मिलकर। कितने शब्दों से मिलकर बना है, ज और न, 2 शब्दों से मिलकर बना है। मैंने यहां पर लिख लिया क्या बताइए, 2 लिख लिया। अब देखिएगा जन में ही एक हमको शब्द दिख रहा है 5, ये देखिए ए आया, ये ऐसे, ये 5 दिख रहा है, ये ऐसे जन में 5 दिख रहा है ना, ये देखिएगा इसको बड़े ध्यान से, जन में 5 छिपा है, देखने से लग रहा है। तो 2 शब्द है तो 2 हमने यहां लिखा, और ये 5 दिख रहा है तो 5 हमने यहां लिखा, और दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 7। और इस प्रकार बराबर क्या हो जाएगा, जन शब्द। बोल, आई थिंक ये समझ में आया होगा कि जन में 2 शब्द है, 2 लिख लिया, और जन में दिख रहा है यहां पर 5, तो 5 लिख लिया, दोनों को जोड़ दिया 7। इस प्रकार आप कभी नहीं बोलेंगे। इसको कहते हैं रीजनिंग ट्रिक। इसको कहते हैं क्या, रीजनिंग ट्रिक, या फिर इसको क्या कहते हैं, ये एक शानदार ट्रिक है इतिहास की। आगे और हम लोग चलेंगे। इस प्रकार दूसरे का आंसर क्या होगा बताइए, दूसरे का आंसर बी होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आप देखेंगे कि महात्मा बुद्ध किस वर्ग थे। महात्मा बुद्ध किस वर्ग से थे भाई, वह कहां से बिलोंग करते थे, क्या ब्राह्मण से, वैश्य से, शूद्र थे, या फिर क्या कि क्षत्रिय थे। चलिए अभी बहुत सारे ट्रिक आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि जो महात्मा बुद्ध थे वो किस वर्ग थे, ब्राह्मण थे, वैश्य, शूद्र थे, या फिर क्षत्रिय थे। तो भाई साहब जो महात्मा बुद्ध थे उनका नाम पहले सिद्धार्थ था, जो है बोध गया में पीपल के पेड़ के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, सारनाथ में पहला उपदेश देते हैं, राइट ना। तो महात्मा बुद्ध कौन थे, वह किस वर्ग से बिलोंग करते थे, तो वह एक क्षत्रिय थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। महात्मा बुद्ध कौन थे बताइए, क्षत्रिय थे। ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा कि आदि मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया। आदि मानव सबसे पहले किस पशु को पालतू बनाया है, कुत्ता को, बैल को, गाय को, या फिर क्या है कि हाथी को। कुत्ता को, बैल को, गाय को, या फिर हाथी को। क्वेश्चन नंबर 4 का आप लोग सही आंसर करेंगे। आदि मानव ने सबसे पहले, जब पशुपालन की शुरुआत होती है तो मनुष्य सबसे पहले किसको पालतू बनाता है। हालांकि थोड़ा सा हिंट कर दूं कि मनुष्य का दिमाग इतना इस समय गिर चुका है कि वो उसके जैसे हरकतें करने लगा है। अब आप समझ गए होंगे कि सबसे पहले जिसको पाला था आज उसकी जैसे ही हरकतें कर रहा है, किसको। तो वर्णमाला में सबसे पहले अक्षर कौन सा आता है अगर देखा जाए तो का, और का से क्या हो जाएगा बताइए। मानव सभ्यता की जब शुरुआत होगी तो शुरुआत में मानव आया था और वर्णमाला में का आता है, तो का से क्या हो जाएगा बताइए, डॉग, कुत्ते को सबसे पहले पाला था। क्वेश्चन नंबर 4 का ये सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। कित्तूर के ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। कित्तूर के ब्रिटिश विरोधी, कित्तूर की अगर हम बात करें तो कित्तूर पड़ता कहां पर है, तो ये पड़ता है भाई कहां पर बताइए, कर्नाटक में। कहां पर, कर्नाटक में पड़ता है।
तो वहां पर ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? अहिल्याबाई होलकर, रानी चेन्नम्मा, चेतम्मा नहीं, रानी चेन्नम्मा, रानी लक्ष्मीबाई या फिर नाना फडणवीस? बताइएगा क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, इसका सही आंसर आप लोग कमेंट में जल्द से बताएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगर हम 5 की तरफ चले तो आपको पता है कि कर्नाटक में जब बात हो रही थी ब्रिटिश विरोधी की, ब्रिटिश साम्राज्य बहुत तेजी से बढ़ रहा था, उस समय क्या है कि वहां से निकल कर आई थी रानी चेन्नम्मा। कित्तूर कहां पड़ता है? कर्नाटक में। और उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, रानी क्या थी बताइए? चेन्नम्मा। कौन थी? रानी चेन्नम्मा। लक्ष्मीबाई को आप जानते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है आपसे कह रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में दांडी यात्रा को किसकी शुरुआत माना गया है? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में दांडी यात्रा को किसकी शुरुआत माना गया है? तो इसका सही जो है ऑप्शन है आपके सामने, स्वदेशी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, होम रूल आंदोलन या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 6 की बात है कि जो दांडी यात्रा थी ना, उसको किससे माना गया था? किसकी शुरुआत माना गया था? दांडी यात्रा जो पैदल चलकर गांधी जी करते हैं, नमक कानून तोड़ते हैं, उसके बाद वो कौन सा आंदोलन था? तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही आंसर है, आप सभी को पता है कि दांडी की यात्रा कब होती है? वह होती है 1930 में। और क्या है कि उसके बाद से 1931 से क्या शुरू हो जाता है? सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और जब पूछेगा भारतीय स्वतंत्रता तो दांडी यात्रा के बाद क्या है बताइए? सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इसकी शुरुआत हो जाती है। आइए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और क्या कह रहा है ये? आपसे कहना चाह रहा है कि निम्न में से कौन सा पूरा पाषाण काल स्तर है? देखिएगा, इसको लिख लीजिएगा भाई। IMP 3 शब्द होता है, इसको लिख लीजिएगा। निम्न में से कौन सा पूरा पाषाण काल का जो है स्थल है? इनाम गांव है, भीम बेटका है, बेतका नहीं है, बेटका है, हल्लर है या फिर बुर्जहोम है? बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या होगा? तो हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं तो आप सभी को पता है लास्ट सेशन में भी इससे मिलता जुलता क्वेश्चन मैंने लिया था, और जिसमें एक क्वेश्चन था कि पूरा पाषाण काल की जो शैल चित्र शैली के, शैल कला के जो साक्ष्य मिलते हैं, कहां से मिलते हैं? तो मैंने आपको बताया था ना, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। उसी तरीके से जब पूरा पाषाण काल की बात आती है तो वह कहां से मिलता है? भीमबेटका से। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। और मैं फिर आपको ले चल रहा हूं, ध्यान दीजिएगा कि जो भीमबेटका है ना, भीमबेटका, यहां से तीनों मिलते हैं। यहां से क्या बताइए मिलते हैं? पूरा पाषाण काल जो है शैली, वहां के भी साक्ष्य मिलते हैं, वहां के जो चित्रकला थी। फिर क्या है कि मध्य पाषाण काल की भी साक्ष्य मिलते हैं, और नवपाषाण काल के भी साक्ष्य मिलते हैं, नवपाषाण काल के साक्ष्य भी मिलते हैं। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे कहना चाह रहा है कि ज्यादातर महाजनपदों की मजबूरी थी किलेबंदी। ज्यादातर महाजनपदों की मजबूरी थी किलेबंदी, और वो किलेबंदी क्यों करते थे राजा उस समय? तो वे कह रहा है कि वे जो किले होते थे ना, वे राजाओं की शक्ति और समृद्धि को प्रदर्शित करते थे। वे उनके समृद्ध योद्धा परंपराओं के प्रतीक थे, या शासकों को आक्रमण का भय था और वे स्वयं की रक्षा को सुनिश्चित करना चाहते थे, या फिर इनके आसपास लकड़ी, ईंटों, पत्थरों की उपलब्धि थी? क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर करेंगे महाजनपदों की जो है मजबूती। और आप सभी को पता है कि इतिहास में 16 महाजनपद प्रसिद्ध थे। ये जो है बौद्ध धर्म, जैन धर्म के पहले ये 16 महाजनपद थे। तो आप बताएं कि किलेबंदी क्यों की जाती थी? भाई अगर कहीं पर राजा है ना, मान लीजिए ये राजा है, यहां पर रहता है, और इसके चारों तरफ अगर किलेबंदी करना है ना, तो किलेबंदी करने का मतलब यह है कि उसको डर है। ध्यान रखेगा कि डर है।
अगर कोई सिक्योरिटी लेके चलता है तो जाहिर सी बात उसको डर है किसका बताइए, उसको डर है आक्रमण का, और वह स्वयं की रक्षा को सुनिश्चित करना चाहता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो सी फॉर चंद्रा इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए मिलते हैं आपसे अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि मोहनजोदड़ो की खोज कब की गई थी। और यहां से मोहनजोदड़ो से जितने क्वेश्चन आते हैं मैं सब आपको याद करा दूंगा, आज के बाद भूलेगा नहीं। मोहनजोदड़ो से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी? 1935, 1826, 1921 या फिर क्या बताइए 1922 में। क्वेश्चन नंबर क्या है कि आप 9 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 का आप सही आंसर करेंगे कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी, और मैं ये भी बताऊंगा कि कब हुई थी। राइट, तो क्वेश्चन नंबर 9 का आप सही आंसर दें। आप लोग के कमेंट में एक बार देख ले रहा हूं, बहुत लोग आंसर कह रहे हैं सी। 9 का डी किसी ने बताया है और 9 का ए किसी ने बताया है। चलिए अभी क्वेश्चन बहुत, आइए देखते हैं। चलो अब आपको मिलेगा मजेदार ट्रिक। देखिएगा मैं यहां पर पहले लिख ले रहा हूं, देखिएगा यहां पर मैंने लिख लिया मोहनजोदड़ो। अगर आपको दिख रहा हो, नहीं दिख रहा होगा, चलिए कोई बात नहीं। ये ट्रिक देखिएगा और जीवन पर्यंत याद रखिएगा। ठीक है, चलिए ये लिखा है मोहनजोदड़ो। अब देखिएगा कि इसकी खोज कब हुई थी, सिर्फ शब्द को देखिएगा मोहनजोदड़ो। देखिएगा जो सिंधु सभ्यता थी ना, सिंधु सभ्यता के दाएं तट पर मोहनजोदड़ो था। और कहा जाता है कि जो सिंधु सभ्यता हुई थी उसमें सबसे बड़ा नगर था। कैसे आप याद करेंगे, देखिए बोलने से लग रहा था ना, मोहनजोदड़ो, आवाज आ रहा है ना, मोहनजोदड़ो। तो इस प्रकार सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन हो जाएगा? मोहनजोदड़ो। अब बात करते हैं इसी खोज की। पूरे सिंधु सभ्यता में सिर्फ एक मोहनजोदड़ो था, तो मैंने यहां पर लिख लिया 1। पूरे सिंधु सभ्यता में मोहनजोदड़ो की संख्या 1 थी, मैंने लिख लिया 1। अब आइए चलते हैं, फिर देखिएगा ये मां मैंने पकड़ा, मां के ऊपर एक मात्रा है तो इसमें मैं एक गोला कर दिया और ये बन गया 9, तो मैंने यहां पर लिख लिया 9। बड़े ध्यान से देखिएगा, यहां पर मैंने लिख लिया 9। बची 2 मात्रा, और 2 मात्रा को मैं एक काउंट करूंगा, यहां से प्लस करूंगा और बराबर करूंगा। 1 1 2 कितना हो जाएगा? 1 1 2, तो 2 आता है। फिर मैंने यहां पर लिख लिया, बताइए 2 लिख लिया। और फिर अगर मैं बात करूं, चूंकि 2 मात्रा है इसलिए 2 को मैं कितनी बार लिखूंगा? 2 बार लिखूंगा, इसलिए 1922। और 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी। 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी। अच्छा, 1922 में, और ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। आइए इससे जुड़े हुए मैं और तथ्य इसी शब्द से आपको बता देता हूं। जब और तथ्य की हम बात करते हैं तो देखिएगा, और तथ्य की अगर हम बात करें तो देखिए यहां पर आ रहा है मां, और मां से क्या हो जाएगा बताइए? मां से हो जाएगा मलेरिया। तो मलेरिया के साक्ष्य कहां से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से। मलेरिया से क्या जब लोग मर जाएंगे तो इसलिए मोहनजोदड़ो को क्या बोला जाता था? मृतकों का टीला। क्या बोला जाता था? मृतकों का टीला। मृतकों का टीला बोला जाता था। बड़े ध्यान से देखिएगा इस सब चीज को, मृतकों का टीला। अच्छा, मां से मलेरिया, मां से, जहां पर मृतकों का टीला रहेगा तो वहां पर मानव कंकाल बड़ी मात्रा में रहेंगे। तो मानव कंकाल के सबसे बड़े साक्ष्य कहां से मिले हैं बताइए? मोहनजोदड़ो से, मृतकों का टीला। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिएगा, जब मानव कंकाल मिलेगा लोग मरेंगे, और मरने के बाद जलाते हैं। तो जब मरने के बाद लोगों को बताइए जलाते हैं, तो जलाने के बाद बॉडी किसमें बदल जाती है? आप कहेंगे राख में बदल जाती है। इस प्रकार मोहनजोदड़ो की जो खोज हुई थी किसने किया था? आप कहेंगे भैया राखालदास बनर्जी ने। राख से क्या हो जाएगा? राखालदास बनर्जी ने किया था। इस प्रकार मोहनजोदड़ो की खोज राखालदास बनर्जी ने किया था। आगे चलते हैं, यहां पर आपको मिल रहा है ना, और ना से आप बना लेंगे क्या बताइए? नर्तकी। तो नर्तकी की, कांस की नर्तकी की मूर्ति कहां से मिली है बताइए? ये भी मिली है कहां से बताइए? मोहनजोदड़ो से। कहां से मिली है? मोहनजोदड़ो से। राइट, चलिए अब देखिए एक चीज मैं इससे आपको और याद करा देता हूं। मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा नगर था। मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा नगर था। और दूसरे स्थान पर कौन था? दूसरे स्थान पर था हड़प्पा।
दूसरे स्थान पर था हड़प्पा। चूंकि मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा है इसलिए इसकी खोज कब होगी? 1922 में। ये छोटा है तो एक कम कर देंगे तो हड़प्पा की खोज हो जाएगी 1921 में। आई होप ये पूरा आपको पसंद आया होगा, ट्रिक्स पसंद आई होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 10 आपसे कह रहा है कि सिकंदर कहां का शासक था? आप लोगों ने बचपन से सुना होगा कि जो जीता वही सिकंदर। आज वही सिकंदर की बात आ गई है कि सिकंदर कहां का रहने वाला था। क्या बेबीलोन का था, ईरान का था, मकदूनिया का था या फिर चीन का था? आपको क्वेश्चन नंबर 10 के लिए कमेंट करना है आंसर में। जितने लोग हैं एक बार सब आप लोग लाइक कर दें, और लाइक के साथ साथ क्या करें कि अपने साथियों को शेयर करें, क्योंकि यदि आज का ये लाइव सेशन छूट गया ना, इतनी ट्रिकी है, आज का इतना इंपॉर्टेंट है ये लाइव सेशन, अगर आपके साथियों का छूट गया तो पीछे रह जाएंगे, समझ में नहीं आएगा। इसलिए क्या है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। और क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर बहुत से लोग कह रहे हैं, क्या बताइए? बताइए ऑप्शन नंबर सी। चलिए मैं इसको भी याद कराता हूं। आपने कहा कि जो जीता वही सिकंदर, जो जीता वही सिकंदर, बचपन से पढ़े हैं ना भाई कि जो जीता वही सिकंदर, जो जीता वही क्या था? वही क्या था बताइए? सिकंदर। सिकंदर, ठीक है, जो जीता वही सिकंदर। तो क्या जीता? क्या जीता था? क्या कोई विश्व कप जीता था या कोई मैच जीता था? नहीं, सिकंदर ने लगभग आधी दुनिया जीत ली थी। क्या जीता था उसने? दुनिया जीत लिया था। और जिस शब्द में दुनिया मिल जाए उसको मार देना जो है सिकंदर वही था। कहां का था बताइए? ये मिल गया दुनिया। इसमें हमको क्या मिल गया बताइए? मकदूनिया में। ये देखिए दुनिया मिल गया है और दुनिया को सिकंदर ने जीता था। इस प्रकार जो है सिकंदर कहां का रहने वाला था? मकदूनिया का रहने वाला था, जो यूनान में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ हम लोग चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, यह आपसे कह रहा है कि यदि आर्थिक विकास का परिणाम क्या होगा? यदि अर्थ बढ़ रहा है, यदि पैसे आपके घर में आ रहे हैं, पूरे देश में नहीं, अपने घर से सोचिए, यदि आपके घर में पैसे आ रहे हैं तो क्या होगा? आर्थिक विकास होगा। अब बताइए आप इसके क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर क्या होगा? क्या आपके जीवन के स्तर में सुधार आएगा? जब आपके घर में ज्यादा पैसा आएगा तो क्या जीवन के स्तर में सुधार आएगा? आप कहोगे यस सर बिल्कुल आएगा। क्या लाइफ स्टाइल चेंज होगी? मतलब कि पहले जीवन प्रत्याशा, पहले क्या है कि आप 2 शर्ट रखते थे, 2 कपड़े लगते थे, पैसा ज्यादा आ गया तो 10 कपड़े। पहले जाते थे नॉर्मल रेस्टोरेंट में, नॉर्मल होटल में, अब 5 स्टार में जाएंगे तो जीवन प्रत्याशा में वृद्धि होगी ना? बिल्कुल होगी। आर्थिक कल्याण में वृद्धि। आर्थिक कल्याण का मतलब जब ज्यादा पैसा आएगा तो आप अपना कल्याण करोगे, बगल का कल्याण करोगे, समाज का कल्याण करोगे। और अगर देश के पास ज्यादा पैसा होगा तो देश क्या करेगा? अपने पड़ोसियों का कल्याण करेगा। इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाए। अच्छा, इसका देखिए एक आर्थिक कल्याण में वृद्धि, ये भी सही हो जाएगा। और परिणाम है तो ये यहां पर देखेगा, यहां पर एक ऑप्शन था जो गलत हो गया है बाय द वे टाइपिस्ट के कारण, टाइपिंग में। यहां पर एक ऑप्शन है, क्या बताइए? ये सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी हो जाएगा, ये नहीं रहेगा। इसका आंसर क्या होगा? ये सभी। और यहां पर ऑप्शन ये सभी का था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर अगर 12 को हम लोग देखें तो ये आपसे कह रहा है कि भाई अगर आप अशोक के जानते हैं तो अशोक के अधिकतर अभिलेख किस लिपि में लिखे गए थे? क्या देवनागरी, ब्राह्मी, तमिल या फिर औचिकी? क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर आप लोग करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, हम सभी को पता है कि अशोक एक महान शासक था। अशोक एक महान शासक था और लगभग अशोक सम्राट क्या होता है? जो लगभग पूरी दुनिया पर अपना कब्जा कर ले और पूरी दुनिया को अपने अकॉर्डिंग चलाए। देखिए सम्राट, अशोक सम्राट का आप लोगों ने नाम सुना होगा। अशोक सम्राट का आप लोगों ने नाम सुना होगा ना। और सम्राट का मतलब होता है जो दुनिया को अपने आप क्या करता है? चलाता है, या दुनिया को अपने आप अपने खुद से चलाता है। चूंकि यह जो है सम्राट था, सबसे ऊपर था। और इन सब में अगर हम देखें तो ऐसा कौन सा देव है जो जिसके आगे सब फेल हो जाते हैं? तो आपने सुना होगा ब्रह्मा। और ब्रह्मा क्या है कि वही सबसे उत्पत्ति किए हैं, सबको एक प्रकार से पूरी दुनिया बनाए हैं। तो ब्रह्मा से क्या हो जाएगा बताइए? ब्रह्मा लिपि। और चूंकि अशोक कौन थे बताइए? वो सबसे महान थे। इस प्रकार मैंने जोड़ने की कोशिश की है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ब्राह्मी लिपि में अशोक के अभिलेख मिले हैं। चलते हैं 13वें क्वेश्चन की तरफ। और कैसा कि विनय पिटक ग्रंथ निम्न में से किससे संबंधित है? विनय पिटक
ग्रंथ निम्न में से किससे संबंधित है? संस्कृत व्याकरण से है, या फिर महावीर के उपदेश से है, या जरस या जरतुस्त के विचार से है, या फिर बौद्ध संघ के नियम से है? विनय पिटक। तो विनय पिटक हमें पता है कि बौद्ध धर्म जो है वो हमको सिखाता है कि कैसे जीवन यापन करना है, कैसे सभी जीवों के प्रति सद्भावना दया की जो है विचार रखना है, और कैसे जात पात इन सब कुछ छोड़कर आगे बढ़ना है, और क्या करना है, इस मोह माया त्याग कर, सब कुछ त्याग कर अपनी खोज में ज्ञान की प्राप्ति में जो है चलना है। और जब इसी बात होती है तो वो बात होती है विनय पिटक में, और ये बात कहता है बौद्ध धर्म, तो किससे हो जाता है? यह बौद्ध संघ के नियम से हो जाता है। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ हम लोग चलते हैं, और ये आपसे कह रहा है दोनों धर्मों को लेगा। कह रहा है कि जैन और बौद्ध भिक्षु एवं भिक्षुणी, देखिए जो शब्द है ना, ये है प्राकृतिक भाषा से। किससे? प्राकृत। उस समय की जो सबसे सामान्य भाषा थी प्राकृत भाषा थी। तो भिक्षु और भिक्षुणियों के लिए आरंभिक विहार बने थे। बिहार में ही है ये क्या है बताइए? विहार है। तो विहार किसके बने होते थे? क्या लकड़ी के, ईंटों के, मिट्टी के, या फिर पत्थर के? क्वेश्चन नंबर 14 का आप लोग आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर करेंगे। और आप सभी ने पढ़ा होगा बिहार का मतलब क्या होता था। देखिए बिहार का मतलब क्या होता था, जब जैन धर्म और बौद्ध धर्म के अनुयायी अपने घर त्याग कर आते थे रहने के लिए, तो जिस जगह पर रहते थे उसको कहा गया संघ। कुछ दिनों बाद क्या हुआ, वो अपने रहने के लिए खुद से स्थल खोज लिए, अपने खुद से रहने के लिए जितने अनुयायी थे वो सब अपने से एक स्थल खोज लिए और वहां पर रहने लगे, त्याग करके सब कुछ। वहीं पर वो ध्यान करते थे, और जब खुद से बनाया गया स्थल रहने के लिए उसको कहा गया बिहार। शुरू में ये बनाया गया था लकड़ी का, शुरू में जो विहार था वो लकड़ी का बनाया गया था। आगे चल के क्या है कि यह ईंटों का बनाया जाने लगा। तो सबसे पहले भिक्षु एवं भिक्षुणियों को रहने के लिए जो विहार बने होते थे वो लकड़ी के बने होते थे। इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में, और ये आपसे कह रहा है कि ध्यान दीजिएगा, मैं क्वेश्चन बहुत तेजी से ले चल रहा हूं, आपको समझाते हुए चल रहा हूं। इसके बाद पूरी पॉलिटी बची है, कहीं मत जाइएगा, ज्यादा से ज्यादा लोग को जोड़िएगा और शिखा मैम की लाइव सेशन का एकदम से आनंद लीजिएगा। आइए, महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिया था? प्राकृत में, संस्कृत में, हिंदी में, या फिर द्रविड़ भाषा में? महावीर जो किससे है कि 24वें तीर्थकर थे, किसके बताइए, या किसके से बताइए भाई? जैन धर्म के। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। और महावीर ने किस भाषा में दिया? तो अभी मैंने कुछ देर पहले ही आपको हिंट किया था कि उस समय की जो सामान्य जन भाषा थी वो प्राकृत भाषा थी, और भिक्षुड़ी या भिक्षुड़ी भी किसे हैं? वो प्राकृत भाषा के शब्द हैं। इस प्रकार जो उन्होंने ज्ञान दिया वो प्राकृत भाषा में दिया है। ऑप्शन नंबर ए, मतलब ए आ रहा है, ए ने कई बार जीत लिया है, ए इससे भी, इससे पहले वाला भी, तो ए हैट्रिक मार दिया आई थिंक। तो प्राकृत भाषा में, अच्छा प्राकृत भाषा में जैन ने भी दिया है, और किसने दिया है बताइए? बुद्ध ने भी, मतलब बौद्ध धर्म की भी भाषा उसमें जो शिक्षा देने का काम था, उपदेश देने का, वो प्राकृत भाषा में था। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे कह रहा है कि भाई जब बंगाल में भक्ति आंदोलन हुई थी तो उसके प्रवर्तक कौन थे? बंगाल में जब भक्ति आंदोलन हुई थी तो कौन थे? चैतन्य थे, चैतन्य महाप्रभु थे, रामानंद थे, नामदेव थे, या फिर रामानुजन थे? आपको देना है क्या बताइए? क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर किसकी बात कर रहा है? बंगाल की बात कर रहा है। किसकी बताइए? भक्ति आंदोलन की। तो इसका आप लोग सही आंसर करेंगे। चलिए अब इसको जोड़ रहा हूं मैं, आप बिल्कुल इसको ध्यान से देखिएगा, एक एक प्रश्न में जोड़ रहा हूं, क्योंकि ये सब जो फैक्ट होते हैं ना याद नहीं करें। देखिए जब भी अगर बात करेगा बंगाल में भक्ति, तो जब बंगाल में भक्ति आंदोलन की काम होगी तो भक्ति का मतलब होता है क्या करना? भक्ति का मतलब होता है आपके जो चित्त है ना, चित्त को या फिर चेतना को जगाना की देखो अपने आप को तो कहां खोए हुए हो। और जब भी भक्ति की बात आएगी बंगाल में क्या है? तो चित्त और चेतना। चित्त और चेतना क्यों जगाएगा? क्योंकि आप अपने बंगला में बंद हो। कहां पर बंद हो बताइए? आप अपने बंगला घर में बंद हो, कैद हो मोह माया में। तो बंगला से आपकी चित्त हटाना चाहता है, और चित्त और चेतना से क्या हो जाएगा? चैतन्य हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए फिर से सही हो जाएगा। तो बंगाल में भक्ति आंदोलन की शुरुआत बताइए किसे हुई थी? ऑप्शन नंबर ए, चैतन्य महाप्रभु से। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे कहना चाह रहा है कि पाटलिपुत्र नगर का संस्थापक कौन था?
पाटलिपुत्र जो है नगर था, उसका संस्थापक कौन था? अजातशत्रु था, बिंबिसार था, या फिर उदयन था, या घनानंद था? ये क्वेश्चन बहुत ट्रेडिशनल है, इसलिए इसको आपने बहुत बार पढ़ा होगा, और जितनी बार पढ़ा होगा उतनी बार ये भूला होगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, किसकी बात कह रहा है? पाटलिपुत्र, अजातशत्रु, बिंबिसार, उदयन या घनानंद। फिर से देखिए, पाटलिपुत्र में एक शब्द आया है पुत्र, पाटलिपुत्र में एक शब्द आया है पुत्र। और जब किसी फैमिली में किसी के पुत्र होते हैं तो वह क्या करता है? उसके विकास की बात करता है, उसको आगे बढ़ने के मतलब क्या कहता है कि भाई दिन में तुम क्या हो, तुम्हारा जो भविष्य हो उसका उदय होता जाए, तुम्हारा कैरियर उदय होता जाए। या बहुत से घर में आज भी लड़कों के चाह के लिए क्या कहते हैं कि अगर पुत्र पैदा हो जाएगा तो उसके भाग्य का उदय हो जाएगा, पुत्र पैदा हो जाएगा तो उसके भाग्य का उदय हो जाएगा। और जब उदय से आप बना लेंगे, यहां पर आपको एक शब्द मिल रहा है ना, उदयन, और उदयन क्या है? उदय से क्या बन जाएगा? उदयन यहां पर बन जाएगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी फॉर चंद्रा, सी फॉर चंद्रा इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 17 का। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। आई थिंक आपको याद हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। और ये कह रहा है कि जो भगवान महावीर थे ना, जिनके बारे में अभी बात हुई है, भगवान जो महावीर थे उनका पहला शिष्य कौन था? भगवान महावीर जो थे उसका पहला शिष्य कौन सा था? प्रभास था, योसुद था, या जमाली था, या फिर क्या है कि कोई नहीं। चलिए 2000 जुड़ गए हैं, 2000 लोग जुड़ गए हैं। थैंक यू सो मच 2000 लोग जुड़ने के लिए। एक बार और कोशिश करिए। लाइव सेशन पता अगर आ रहा है आपको समझ में अच्छा लग रहा है, ट्रिक अच्छी लग रही है, तो एक बार क्या है कि आप लोग इसको लाइक कर दें। और ध्यान रखिएगा, जिनको समझ में नहीं आ रहा है ट्रिक, एक बार प्लीज मैं कह रहा हूं दोबारा वीडियो इस ट्रिक को देख लीजिएगा। जीवन में कभी इस जो कॉन्सेप्ट है, जो फैक्ट है, रटने वाले कभी भूलेगा नहीं। एक बार जरूर वीडियो को देख लीजिएगा। बस आपको अभी तभी समझ आएगा जब आप क्या कि बिल्कुल कंसंट्रेट होकर इसको देखेंगे। भगवान महावीर की बात हो रही तो देखिए, इसको दो तरीके से मैं याद पाऊंगा। भगवान महावीर किसके प्रवर्तक थे? बताइए। जैन धर्म। क्या? जैन धर्म के। और जैन धर्म को वो चारों तरफ क्या करना चाहते थे? बताइए। विस्तार करना चाहते थे। जैन धर्म का चारों तरफ से विस्तार करना चाहते थे। और जितने भी मनुष्य थे समाज में उससे क्या है, उसको क्या थे? जमाना चाहते थे। समाज में इस धर्म को जमाना चाहते थे। महावीर जैन धर्म के थे, विस्तार करना चाहते थे, समाज में उसको जमाना चाहते थे और जमाना चाहते थे। और उन्होंने ऐसा उपदेश दिया कि एक समय बाद जैन धर्म को क्या किया? उन्होंने जमा लिया। मतलब क्या किया? जमा लिया। तो इसलिए जब जमा लिया उसको, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या? जमाली। क्या इसका सही आंसर हो जाएगा? जमाली। और भगवान महावीर का पहला शिष्य कौन सा था? बताइए। जमाली। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। कह रहा कि किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर, कह रहा कि किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर कहा गया है? और आपके सामने ऑप्शन आ रहे हैं, वरुण के लिए, इंद्र के लिए, कृष्ण के लिए, या फिर एक ऑप्शन आप खुद पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर करेंगे। तो आप सभी को पता है कि क्वेश्चन नंबर जो 19 है, ऋग्वेद क्या है? जो है वेद का पहला वेद है ना, ऋग्वेद पहला वेद है। और इसमें देवताओं की स्तुति की बात की गई है। और ऋग्वेद में आपको पता है कि 10 मंडल, कभी मैं याद करा दूंगा, 10 मंडल हैं। और 10,128 इसमें क्या है? बताइए। 10,128 इसमें सूक्ति है। और 10,462 इसमें क्या है? बताइए। मंत्र है। 10,462 मंत्र है। और ऋग्वेद के समय जो सबसे पुरंदर कहा गया था इंद्र को, इसलिए ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही हो जाएगा। और ऋग्वेद में जो इंद्र है ना, उसकी जो उच्चारण, ऋग्वेद की जो शब्द कितने बार आए हैं उसका उच्चारण हुआ है 2, 5 और 0 बार। 2, 5 और 0 बार हुआ है। कभी फिर इसको ट्रिक से याद करवा देंगे, हालांकि अभी पूरा समय लूंगा तो ज्यादा हो जाएगा। तो ऋग्वेद में 10 मंडल है, 10,128 सूक्ति है, 10,462 मंत्र हैं। और इंद्र को क्या कहा गया था? पुरंदर में। आई थिंक समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे मुलाकात कर रहा है और कह रहा कि वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था, वह कौन सा अंग्रेज था? यह भी एक ट्रेडिशनल क्वेश्चन है। आपने जितनी बार इसको याद किया होगा उतनी बार ये भूला होगा, लेकिन आज के बाद नहीं भूलेगा। ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर करेंगे। और उससे पहले कि एक बार और शेयर कर दें आप लोग,
क्वेश्चन नंबर 20 का जो सबसे पहला आंसर बताएगा उसको क्या है कि मैं नाम लूंगा यहां पे, जो उसने सही बताया आंसर, जिसने सही बताया है उसको मैं यहां पे नाम लूंगा। भाई देखो बिल्कुल सोच समझ के यहां पर बताया है कौशलेंद्र प्रताप सिंह ने 2080 बिल्कुल सही आंसर बताया है। कौशलेंद्र प्रताप सिंह ने बताया है सी बताया है। अंग्रेज के कहां पर आया था? जहांगीर के समय में आया था। कौन अंग्रेज? पहले तो मैं इसका आंसर बता देता हूं, टॉमस रो। सर लगा है, सर छोड़ दीजिएगा, टॉमस रो। अब देखिएगा अंग्रेज जहांगीर के दरबार में क्यों आया था? अंग्रेज जहांगीर के दरबार में क्यों आया था? क्योंकि उसको करना था, बताइए, कहा कि हमको व्यापार करने के लिए थोड़ी सी जगह दे दो, हम कुछ करेंगे नहीं, व्यापार अपनी दुकान चलाएंगे, पैसा कमाएंगे और फिर चले जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या कि बहुत ही दयालु किस्म के थे, बोले भाई जा, चला जा। ये अंग्रेज आया था जहांगीर के पास व्यापार करने के लिए। जहांगीर पहले तो मान नहीं रहे थे, और जब नहीं मान रहे थे तो ये अंग्रेज क्या किया? ये रोने लगा। क्या किया? रोने लगा। और जितने भी ऑप्शन आएंगे उसमें जो इंसान, जो अंग्रेज रोता हुआ दिखाई दे वही सही हो जाएगा। तो कौन रो रहा है? ये देखिए रो रहा है। कौन रो रहा है? सर टॉमस रो, ये रो रहा है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी फॉर चंद्रा फिर से बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी फॉर चंद्रा बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के तरफ। 21 कह रहा कि उच्च प्राथमिक स्तर पर ऐतिहासिक तथ्यों, इतिहास लेखन को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि अधिक प्रासंगिक है? यदि आपको इतिहास पढ़ाना है उच्च क्लास में बच्चों को, तो सबसे अच्छा विधि कौन सा है? क्या मानचित्रण विधि है? भूगोल है? क्या परियोजना विधि है? अच्छा, क्या योजना बनाना है? क्या स्रोत आधारित है? कहां से लाओगे स्रोत? या कोई नहीं? कोई नहीं, तो फिर यहां पर सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 21 का आप लोग सही आंसर करेंगे। जो करेगा उसका सही आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर संजय यादव कह रहे हैं सी होगा। अच्छा, सी होगा, चलिए देखते हैं। आ जाइए, देखिए इसको समझने वाला बात है इसलिए मैं समझा रहा हूं। मान लीजिए आपको इतिहास पढ़ाना है, देखिए मानचित्र पढ़ाना है, क्या ना तो हमको दिशा के बारे में जानकारी देनी है या तो भूगोल, इसलिए गलत हो जाएगा। ठीक है भाई, रुक जा, कहां भाग रहे हैं तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ना भूगोल पढ़ाना है या दिशा का ज्ञान लेना। परियोजना, कोई योजना पर बात नहीं करनी है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। एक स्रोत आधारित विधि, कैसे मान लूं ये स्रोत आधारित विधि सही है, हालांकि इसका ऑप्शन नंबर से बिल्कुल सही है, लेकिन मैं मान नहीं रहा हूं। और जब मान नहीं रहे तो उसका कारण था, ये देखिएगा। मान लीजिए कि आपको कैसे पता कि सिंधु सभ्यता थी? आपको कैसे पता कि महाभारत या जो है रामायण हुआ था? आपको कैसे पता कि उत्तर वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल हुआ? सब तो छोड़िए, आपको कैसे पता कि राम सेतु था? आपको कैसे पता कि राम सेतु था? क्योंकि भाई उसके स्रोत मिले हैं ना, उसके स्रोत के साक्ष्य मिले हैं, इसलिए हम कहेंगे। तो जब आप इतिहास पढ़ाएंगे तो उसके स्रोत पहले लाइए और फिर उस स्रोत पर, उस साक्ष्य के आधार पर आप चर्चा करके उसको पढ़ाइए। किसको? बच्चे को पहले लाइए, फिर स्रोत के आधार पर उसको पढ़ाइए। इसलिए क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर हो जाएगा, पहले स्रोत को लाओ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि सामाजिक विज्ञान के बच्चों को किसके साथ जोड़ना चाहिए? सामाजिक विज्ञान के बच्चों को किसके साथ जोड़ना चाहिए? क्या सामाजिक समस्याओं को झेलने की, क्या समाज के अनुसार चलने की योग्यता, क्या सामाजिक व्यवहारों को बचाने की, या स्वतंत्र रूप से चिंतन की? क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर करेंगे। जिसने किया क्वेश्चन 22 का वही आंसर करो जिसको नाम अपना लाना है। 22 का आंसर कौन दे रहा है? सबसे पहले 22 का आंसर कौन दे रहा है? चलिए, कोई नहीं दे रहा है, मैं ही दे रहा हूं, मुझे देना पड़ेगा। चलिए देखिए, जब सामाजिक विज्ञान की बात करते हैं ना, तो बच्चों को सामाजिक समस्याओं को झेलना, क्या बच्चे को आप समस्या झेलने के आदी बना रहे हैं? यदि आप बच्चे को समस्या झेलने के आदी बना रहे हैं तो इस शिक्षक का कार्य नहीं है, ये गलत है और यह एक नेगेटिव सेंटेंस है, तो इसको पहले उड़ा दो। समाज के अनुसार चलने की, समाज के अनुसार अगर चलेगा बालक तो मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि समाज ट्रेडिशनल होता है, समाज पुरानी सोच, क्योंकि माता पिता होते हैं, दादा दादी होते हैं, उनका समय कुछ और था, आज का समय कुछ और था। समाज में एक क्या है कि परसेप्शन बना लिया जाता है, ये सही है, ये गलत है, तो अगर उसके अनुसार चलेगा तो वो भी नहीं रह पाएगा, तो इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। सामाजिक व्यवहार को बचाने, क्या उसने जिम्मेदारी लिया है कि सामाजिक व्यवहार को बचाए?
सामाजिक व्यवहार जो रूढ़िवादी विचारधारा है, रूढ़िवादी के समय जो व्यवहार थे, क्या उसको बचाए? उसके भी जिम्मेदारी लिया है? नहीं लिया है वो, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। आपके पास ऑप्शन नंबर डी है, स्वतंत्र रूप से चिंतन, जब चिंतन करेगा तो उसकी चेतना का विकास होगा। और एनसीएफ 2005 भी तो यही कहता है कि उसको स्वतंत्र छोड़ दो और उसको क्या करो, सोचने दो। इसलिए स्वतंत्र रूप से जब आप छोड़ दोगे तो क्या है, उसके चिंतन कौशल का विकास होगा, और इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ, और कह रहा है कि जो समाज को आवश्यक नहीं समझता वह या तो भगवान है और या पशु है। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि समाज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि समाज हमसे है और हम समाज से हैं। समाज हमसे है और हम किसे हैं बताइए, समाज से। तो दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी होता है। इसी को सोचकर एक फिलोसफर थे, बहुत बड़े फिलोसफर थे, उन्होंने कहा कि जो समाज को लेकर नहीं चलता या तो भगवान है, क्योंकि समाज, पूरा समाज उसके अगेंस्ट नहीं जा सकता क्योंकि वह भगवान है। और फिर या तो वो पशु है, क्योंकि जो पशु होते हैं उसका समाज में कोई योगदान नहीं होता, पशु को कुछ मतलब नहीं होता है, और जो भी होता है वो पशु को पीटता मारता रहता है। तो किसने कहा था? तो ये कहा था एक बहुत ही बड़े फिलोसफर हैं, बहुत ही बड़े दार्शनिक हैं, जिन्होंने हर चीज पे अपनी व्याख्या कर दी। उनका नाम है, बताइए क्या? अरस्तु। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अरस्तु। अरस्तु ने कहा था कि या तो आप भगवान हो या तो आप पशु हो। कब? जब आप समाज को नहीं मानते। इसलिए कई बार इस समाज को हमको साथ में लेकर चलना होता है। हम स्वतंत्र होना चाहते हैं, किसे? यहां से स्वतंत्र हो जाएं, लेकिन यहां से नहीं, ठीक है ना। और समाज को अगर आप लेकर चलेंगे तो उससे क्या है कि आपकी एक सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। इसीलिए तो और अच्छा ये प्रश्न आया कि हम लोग पढ़ रहे हैं सामाजिक विज्ञान, तो सामाजिक विज्ञान में समाज का महत्व हमेशा रहता है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि किस शासक ने बौद्ध के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? क्या महिपाल ने किया था, क्या देवपाल ने किया था, गोपाल ने किया था, या फिर क्या कि धर्मपाल ने किया था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय, जो कि बौद्धों के लिए एक प्रकार से विहार बना हुआ था, और यहां पर वो लोग बैठकर यज्ञ करते थे। तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर आप बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर बताएंगे भाई। और जितने लोग हैं ना, इतने कम से कम आई थिंक 2200 से ज्यादा लोग हैं। अगर फिर से मैं आपको कह रहा हूं, देखिएगा 2200 से ज्यादा लोग आप लाइव हैं, और अगर आप सभी लोगों ने लाइक नहीं किया, इसलिए लाइक करते चले, साइड में कुछ करना है उसको टच कर देंगे तो क्लास और जो है एनर्जेटिक हो जाएगी। अगर आप लाइक कर देंगे तो इससे बेहतरीन ट्रिक मेरे पास बना के रखे हैं, और पूरा इतिहास आप चुटकियों में ऐसे ऐसे करके समझ लेंगे, पढ़ते जाएंगे, और ये जो श्रृंखला चल रही है ना एसएसटी की, कंटिन्यू आपके सामने आती रहेगी। जैसे आज आई है शिखा मैन, इसके बाद फिर मैं और उमेश सर ले आने वाले फिर से आपके लिए एक धमाकेदार सीरीज, अगर लाइव बढ़ता रहता। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय महिपाल, देवपाल, गोपाल या फिर कौन से बताइए? धर्मपाल थे। तो हम सभी को पता है कि जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना होती है, क्या है कि बताइए, 8वीं शताब्दी में होती है। 8वीं शताब्दी में इसकी स्थापना होती है। 12वीं शताब्दी में यह बहुत तेजी से फैल गया था, और 1203 ईस्वी आते आते जो बख्तियार खिलजी था ना, जो बख्तियार खिलजी था उसने इसको ध्वस्त कर दिया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय बख्तियार खिलजी ने इसको ध्वस्त कर दिया था, क्योंकि अब ध्यान दीजिएगा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय उस समय जो विश्वविद्यालय बनते थे उसमें क्या था बताइए? उसमें धर्म को बढ़ावा देने के लिए ही विश्वविद्यालय बनाया जाता था। और इन चारों ऑप्शन में से किसमें धर्म दिख रहा है? ये दिख रहा है ना, तो धर्म को पालने के लिए, इसलिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? धर्मपाल ने। ऑप्शन नंबर डी सही आपको याद हो गया होगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि सामाजिक अध्ययन के शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण सहायक साधन कौन है? और इसका आंसर मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग बिल्कुल सही देंगे। अगर आपको सामाजिक अध्ययन पढ़ना है और उसकी क्या है, अधिगम शिक्षण करना है, तो सबसे सहायक साधन कौन सा है? क्या वाद विवाद करेंगे? वाद विवाद करेंगे तो उससे मुझे नहीं लगता है कि ज्ञान बढ़ेगा, उससे समय के बाद बहस शुरू हो जाएगी। व्याख्यान देंगे, अच्छा किसी भी चीज पर अगर आप व्याख्या देंगे तो समझ पाएगा, बात को सुन लेगा, उसके बाद भूल जाएगा, लेकिन उसको देख नहीं रहा है।
कार्य निर्धारण उसको आपने दे दिया, बेटा ये काम कर लो और इसको खत्म कर लो, याद करके खत्म कर देगा, लेकिन सुबह को याद करेगा, शाम को भूल जाएगा। इसीलिए क्या कहते हैं कि हिस्ट्री ज्योग्राफी बड़ी बेवफा, शाम को रटो और सुबह सफा। तो तरीका थोड़ा सा बदलना चाहिए ये सब पढ़ने के लिए, इसलिए हमेशा याद रहेगा। लास्ट में आता है दृश्य श्रव्य। अपने अगर कोई भी क्या है बताइए, पिक्चर आप देखते हैं ना मूवी, तो मूवी में अगर आपको दिखाया गया मोहनजोदारो मूवी अगर आपने देखा होगा तो उसके सीन आपको याद होंगे। तो जितने भी मूवी होती है उसमें क्या होता है कि पहले हम देखते हैं, सुनते हैं, तो वो पूरा हमारे इमोशन से जुड़ जाता है और उसको कहते हैं दृश्य श्रव्य। दृश्य का मतलब देखना, श्रव्य का मतलब सुनना। ये ऑप्शन सबसे अच्छा अगर कहीं पर आया है शिक्षण में तो दृश्य श्रव्य अगर दिख रहा है तो आंख बंद करके मारेंगे, क्योंकि बहुत अच्छी विधि होती है। और क्या होता है कि दृश्य मतलब जैसे अगर आपको कोई मूवी आप देखते हैं ना कि अगर किसी को कभी किसी के साथ ब्रेकअप हुआ है, अगर वो ऐसी मूवी देख ले तो क्या करता है, वो भी इमोशन होकर रोने लगता है। क्यों? क्योंकि उसका इमोशंस उससे जुड़ गया, दिख रहा है कि मेरे साथ ऐसा हुआ होगा। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये थे 8 टॉप 50 के 25 क्वेश्चन इतिहास के। आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे और ट्रिक्स अच्छी लगी होगी। और अब मैं चाहूंगा कि इसी श्रृंखला में टॉप 50 में शिखा मैम आए और आपके सामने एक शानदार प्रदर्शन करें और बेहतरीन क्वेश्चन के साथ, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहीं मत जाइएगा, पेशेंस बना के रहिएगा। शिखा मैडम आ रही है। आइए शिखा मैडम, आपका स्वागत है इन बच्चों के सामने। हेलो, गुड इवनिंग, वेलकम टू चंद्र इंस्टीट्यूट। अब हम लोग बात करेंगे संविधान के क्वेश्चंस पे, ठीक है। संविधान के क्वेश्चंस पे अगर हम लोग बात करें तो आप व्याख्या को सुनिएगा। एक सेकेंड, क्वेश्चंस लग जाए। चलिए, आप सारी व्याख्या पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है, और साथ ही साथ आप आंसर भी देते चलें, ठीक। अगर हम बात करें, सबसे पहले प्रश्न की बात करें, मताधिकार से क्या अभिप्राय है, ठीक है। सबसे पहला प्रश्न है कि मताधिकार से क्या अभिप्राय है। आपके पास 4 ऑप्शन है, ठीक है। तो आप ये बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। ऐसे कानून अधिनियमित करना जिनसे कष्ट पहुंचे, वोट करने का अधिकार, वोट देने का अधिकार, अमीरों को वोट देने का अधिकार, केवल गरीबों को वोट देने का अधिकार। चलिए जल्दी से आप इसका हमें आंसर बताएं कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है। अगर हम बात करें मताधिकार की कि मताधिकार का क्या अभिप्राय है, तो एक चीज आप समझ लीजिए कि संविधान के अनुच्छेद 326 में, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 326 में संशोधन करके तो जो मत देने की आयु थी 61 संविधान संशोधन के द्वारा, 61 संविधान संशोधन के द्वारा मत देने की आयु को 21 वर्ष से घटाकर कितने वर्ष किया गया? 18 वर्ष किया गया था, ठीक है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया कि मत देने की आयु को कब घटाया गया था, तो 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष किया गया था। ये आपका हुआ था 61 संविधान संशोधन के तहत हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे प्रश्न ये है कि मताधिकार से क्या अभिप्राय है। देखिए, आप वोट करते हैं बिना किसी धर्म, जाति, लिंग के भेदभाव के बिना आप वोट करते हैं। आपको अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार, आपको अपनी सरकार चुनने का अधिकार, चाहे वो केंद्र हो चाहे वो राज्य हो। केंद्र में लोकसभा, राज्य में विधानसभा का चुनाव के माध्यम से प्रतिनिधि चुनने का अधिकार होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगर हम राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। बहुत लोगों ने ए बोला है और बहुत लोगों ने डी बोला है, ये नहीं होगा। अगर हम बात करें मताधिकार से क्या अभिप्राय है, तो ये इसका राइट आंसर है वोट देने का अधिकार है, ठीक है। और बिना किसी धर्म, लिंग, जाति के भेदभाव के बिना वोट करने का अधिकार सभी नागरिकों को है। लेकिन एक चीज आप ध्यान दीजिएगा कि जिस पर आपराधिक मामले चल रहे हैं, ठीक है, जिस पर आपराधिक मामले चल रहे हैं उन्हें वोट करने का अधिकार नहीं है, ठीक। अब चलिए, अब अगला प्रश्न देखते हैं। 2 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है। आप कुछ बता दें कि ये आपके सीटेट परीक्षा में पूछा गया है। इसमें वही क्वेश्चंस को रखा गया जो सीटेट में पूछे गए हैं। कुछ वैसे सवाल है, कुछ मेरे द्वारा लाए गए सवाल है।
तो इसमें जो पूछ रहा है कि 8वीं अनुसूची में कौन सी लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। एक चीज आपको बता दें कि जब संविधान बना था तो मूल संविधान में कुल 14 भाषा थी, मूल संविधान में 14 भाषा थी। बाद में सिंधी को जोड़ा गया, 15 भाषा हो गई। फिर नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जोड़ा गया तो 18 भाषा हो गई। इसके बाद बोडो, डोगरी, मैथिली, समझिएगा हर टाइप से प्रश्न बनता है, मैथिली, संथाली को जोड़ा गया तो कितने लैंग्वेज हो गए, तो 22 लैंग्वेज हो गया, ठीक है। वर्तमान में मूल संविधान में 22 लैंग्वेज है आपका, संस्कृत, सिंधी, अंग्रेजी, नेपाली। तो ये आप हमें कमेंट करके बताइए कि इसमें कौन सी लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। आपका कमेंट है इसमें से कौन सी लैंग्वेज नहीं है, तो इसमें जो राइट आंसर हो वो सी होगा, ठीक है। नहीं की बात हो रही है, अंग्रेजी का उल्लेख 8वीं अनुसूची में नहीं किया गया है। मूल संविधान में 14 भाषा थी, यहाँ पे अंग्रेजी का उल्लेख नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। संसदीय लोकतंत्र वह है जहां जन सहभागिता और सम्भ्रात वर्ग के शासन के बीच संतुलन होता है। सरकार जनता के प्रति नहीं बल्कि निर्वाचित प्रतिनिधियों के प्रति उत्तरदायी होती है। सांसदों को अपने निर्वाचित की ओर से विचार करने और कार्य करने का उत्तरदायित्व प्रत्यायोजित किया जाता है, ठीक है। अब ये यहाँ पे देखिए 4 आपके पास विकल्प हैं और ये 3 आपके पास ऑप्शन है, इसको पढ़ के देना है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा आप हमें कमेंट करके बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए ये आपके पास 4 विकल्प है, ठीक है। तो यहाँ पे बात हो रहा है, देखिए अब हम चलिए कथन पढ़ लेते हैं। अगर हम कथन की बात करें तो जन सहभागिता और सम्भ्रात वर्ग ये आपका जो है सही होगा, ठीक है, ये आपका सही माना जाएगा। अगला है सरकार जनता के प्रति नहीं बल्कि प्रतिनिधि के प्रति उत्तरदायी होती है, यह स्टेटमेंट गलत है। सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है तो ये आपका नहीं होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, सांसदों को अपने निर्वाचित की ओर से विचार करने कार्य करने का उत्तरदायित्व तो होता है। तो माने जो आपका राइट आंसर होगा वो 1 और 3 होगा। राइट आंसर आपका क्या होगा, राइट आंसर आपका सी होगा, ठीक है, राइट आंसर आपका सी होगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। स्थानीय सरकारें आधार है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्थानीय सरकारें आधार हैं। किसका आधार, 4 नंबर प्रश्न है, सभी लोग आप लोग आंसर देते चले। अभिजात तंत्र का, धर्मनिरपेक्षवाद का, लोकतंत्र का, आरक्षण का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर आप हमें कमेंट करके बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा। अगर हम स्थानीय सरकार की बात करें तो ये मुख्यतः जो आधार होता है वो किसका होता है, ये मुख्यतः आधार किसका होता है, आप कमेंट करके बताइए। लगभग लोग सही आंसर दे रहे हैं सी, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। स्थानीय सरकार लोकतंत्र का आधार होती है, ठीक है, लोक माने जनता का शासन। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। निम्नलिखित रिट में किसका शाब्दिक अर्थ होता है, सात शरीर प्रस्तुत करो, ठीक है, सात शरीर प्रस्तुत करो। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख, परमादेश लेख, अधिकार परीक्षा लेख या उत्प्रसरण लेख। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 5 नंबर का राइट आंसर आप लोग बताइए और वीडियो आप लोग शेयर करिए। 5 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। देखिए हम बात करें मूल अधिकार की तो मूल अधिकार का उल्लेख संविधान के भाग 3 में किया गया है। पहले 7 मूल अधिकार था, वर्तमान 6 मूल अधिकार है। अगर आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आप संवैधानिक उपचारों के तहत आप न्यायपालिका जा सकते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। इसके बारे में जो यहाँ पे रिट का शाब्दिक अर्थ पूछ रहा है, सात शरीर प्रस्तुत करो, इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख। जिस व्यक्ति को अवैध रूप से बंदी बनाया गया उसे सात शरीर प्रस्तुत किया जाए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपके परीक्षा में पूछा गया है, सीटेट की परीक्षा में आया हुआ सवाल है। सूचना का अधिकार का अर्थ है और उसमें शामिल है, बड़े ध्यान से केयरफुल इसको पढ़िएगा। सूचना के अधिकार के बारे में बात हो रही है। दस्तावेजों का निरीक्षण करना, कार्यालय से फाइलें निकालकर किसी भी ऐसी जगह ले जाना जहां आवेदक चाहे, ध्यान दीजिएगा, जहां आवेदक चाहे।
फाइलों के फोटोग्राफ लेना, सूचना को टैब में प्राप्त करना, इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए अगर हम इसमें राइट आंसर की बात करें तो इसमें आपका जो हो जाएगा, पहला आपका तो सही है, ठीक है, दूसरा आपका रॉन्ग है, और तीसरा और चौथा ये भी आपका राइट होगा। तो यहाँ पे आपका राइट का क्या हो जाएगा? इसमें आपको जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, बहुत टाइम नहीं लेते हुए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अब इसका आप हमें आंसर दीजिए, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 14 कह रहा है कि विधि के समक्ष समानता, अनुच्छेद 16 कह रहा है समान अवसर, अनुच्छेद 17 कह रहा है उपाधियों का समापन, उपाधियों का समापन, ठीक है। जरा केयरफुल इसका आंसर आप लोग दीजिए, इसमें राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। और अनुच्छेद 18 सैनिक उपाधियों की अनुमति, अगर हम इसमें राइट आंसर की बात करें तो 14 से लेकर 18 तक में समानता के अधिकार की बात कही गई है। और ये कौन सा अधिकार है? समानता का अधिकार है, पहला मूल अधिकार है। वर्तमान में 6 मूल अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा संस्कृति का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार और संपत्ति का अधिकार पहले था, अब नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग क्या कमेंट कर रहे हैं? कोई सी कर रहा है, कोई डी कर रहा है, तो जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पूछ रहे हैं कि नहीं है, ठीक। 17 क्या कहता है? 17 कहता है छुआछूत का अंत, और यहाँ पे क्या बात हो रही है? यहाँ पे उपाधियों की बात हो रही है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे थोड़ा सा और देख लीजिए। भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त अपना पद धारण करता है 6 वर्ष के लिए राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। प्रसाद पर्यंत का मतलब होता है जब तक राष्ट्रपति की इच्छा होगी तब तक, 6 वर्ष के लिए या 65 वर्ष की आयु तक, इनमें जो भी पहले हो, 5 वर्ष के लिए या 60 वर्ष की आयु तक, इनमें जो भी पहले हो। इसका राइट आंसर क्या होगा? 6 नंबर का राइट आंसर जल्दी से आप लोग कमेंट करें। ये 8 नंबर का सवाल है, इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रश्न देख लीजिए। मुख्य निर्वाचन आयुक्त, अगर हम निर्वाचन आयोग की बात करें तो भाग 15 में निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया है, और अनुच्छेद 324 में और भाग 15 में निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, ठीक है। और निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय के द्वारा की जाती है। चलिए आगे देखते हैं। 9 नंबर का प्रश्न देखिए। धर्मनिरपेक्ष शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका प्रस्ताव का एक भाग है, ठीक है। आप बहुत देर से, लगभग 1 घंटे से ज्यादा हो गए आपको क्लास देखते हुए, लेकिन थोड़ा सा और आप लोग समय दीजिए, क्योंकि आपकी बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। थोड़ा सा वीडियो को शेयर कर दीजिए आप लोग। देखिए, धर्मनिरपेक्षता शब्द भारत के संविधान प्रस्तावना में कब जोड़ा गया, ठीक है। 44वें संविधान संशोधन, 73वें संविधान संशोधन, कार्यान्वयन की तिथि से 42 साल में संशोधन के बाद। एक ही समझिएगा, अगर हम बात करें प्रस्तावना की, ठीक है, उद्देशिका की बात करें, प्रस्तावना की बात करें, तो अब तक प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन किया गया है, और वो है 42वां संविधान संशोधन 1976। इसके द्वारा 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया था, ठीक है। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया था। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, ठीक है। 44वें के द्वारा संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बनाया गया था। 73वां आपका पंचायती राज से संबंधित है, और 42 साल में संशोधन के बाद माने 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था। चलिए आगे देखते हैं। भारत के वित्त आयोग का प्रधान कार्य है, वित्त आयोग का प्रधान कार्य क्या है? अगर हम बात करें वित्त आयोग की, तो भारत वित्त आयोग का प्रधान कार्य क्या है? केंद्र और राज्य के बीच राजस्व का बंटवारा करना, वार्षिक बजट तैयार करना, वित्तीय मामलों में राष्ट्रपति को सलाह देना, संघ के मंत्रालय और राज्यों को निधि का विनिधान। देखिए, अगर हम बात करें वित्त आयोग की,
तो वित्त आयोग एक संवैधानिक संगठन है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एक संवैधानिक संगठन है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 280 में किया गया है। वित्त आयोग का उल्लेख अनुच्छेद 280 में किया गया है। वित्त आयोग का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। आप हमें कमेंट करके ये बताइए कि वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है और उनका कौन सा नंबर, उनका कौन सा क्रम है। ठीक है, तो वित्त आयोग का जो प्रधान कार्य होता है वो केंद्र और राज्यों के मध्य क्या होता है, राजस्व वितरण, केंद्र और राज्यों के मध्य टैक्स का बंटवारा करना वित्त आयोग का मुख्य कार्य होता है। वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय के द्वारा की जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वित्त आयोग का जो मुख्य कार्य हो केंद्र और राज्यों के मध्य क्या होता है, करों का बंटवारा करना होता है। ठीक है, अब 280 में इसके बारे में बताया गया है और आप लोगों ने आंसर नहीं दिया। आप लोग आंसर दीजिए कि वर्तमान में वित्त आयोग अध्यक्ष कौन है। आप इसका आंसर दीजिए। निर्मला सीतारमण ये नहीं है। ठीक है, आपको बता दें कि एन.के. सिंह, ठीक है, एन.के. सिंह वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं और इनका जो क्रम है, जो इनका नंबर है वो है 15 नंबर का इनका क्रम है। ठीक है, क्रम जरूर याद रखिएगा, चाहे न्यायाधीश हो चाहे आयोग के अध्यक्ष हो, इनका क्रम बहुत पूछा करता है। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। भारतीय संविधान का कौन अनुच्छेद राष्ट्रपति की लोकसभा को भंग करने की शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 84, अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 90। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर आप कमेंट करके बताइए कि लोकसभा को भंग करने का अधिकार किस अनुच्छेद में है। अनुच्छेद कौन सा होगा? देखिए ये तो नहीं है। 352 में क्या है? राष्ट्रीय आपात है। ठीक है, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुच्छेद 85। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न आपके सीटेट में पूछा गया है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, बहुत टाइम नहीं लेते हुए। आपका 12 नंबर का प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी संस्था संविधान के अनुच्छेद सुमेलित है? ठीक है, कौन सी जोड़ी सुमेलित है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 318 में नहीं है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 124 में है। ठीक है, भारत का निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 में है, ये राइट है। संघीय लोक सेवा आयोग का अनुच्छेद ये 312 अनुच्छेद होगा, ना कि 332 होगा। महाधिवक्ता में क्या दिया गया? 351 दिया गया है। महाधिवक्ता 351 नहीं होगा, 165 होगा। इसमें पूछे कौन सी जोड़ी सही सुमेलित है। ठीक है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत का निर्वाचन आयोग। और निर्वाचन आयोग की अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। शून्यकाल क्या है? अब इसका 13 नंबर का सवाल का आप लोग आंसर दीजिए। शून्यकाल क्या है? अगर हम शून्यकाल की बात करें कि ये क्या है? ठीक है, दोपहर खाने का समय, प्रश्नकाल के बीच का समय, प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय, प्रश्नकाल के ठीक पहले का समय। शून्यकाल क्या है? अगर हम शून्यकाल की बात करें तो प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को शून्यकाल कहा जाता है। प्रश्नकाल की टाइमिंग क्या है? 11 से 12 है सुबह, और 12 से जो 1 का समय है दोपहर में, उसको शून्यकाल कहा जाता है। ठीक है, इसमें लोक महत्व के मुद्दे पे चर्चा की जाती है और भारत की मीडिया के द्वारा शून्यकाल का नामकरण किया गया है। ठीक है, भारत की मीडिया के द्वारा शून्यकाल का नामकरण किया गया है। तो आप ध्यान में रखिएगा कि प्रश्नकाल के तुरंत बाद के समय को शून्यकाल कहा जाता है। आगे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बने रहिएगा। ठीक है, अब देखिए, राष्ट्रपति की मृत्यु होने का इस्तीफा देने पर राष्ट्रपति कार्यालय के कार्यभार का पालन उपराष्ट्रपति कब तक करेंगे? माने अगर राष्ट्रपति अनुपस्थित है तो उनके कर्तव्य का पालन उपराष्ट्रपति कब तक करेंगे? आप इसका आंसर दीजिए, कब तक करेंगे? उर्वरित हुए कार्यकाल तक, अधिकतम 1 वर्ष की अवधि तक, अधिकतम 6 महीने की अवधि तक, अधिकतम 4 महीने की अवधि तक। ठीक है, अगर उपराष्ट्रपति कार्यभार संभालते हैं,
अगर कार्यभार संभालेंगे तो इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 65 में किया गया है, और अधिकतम 6 माह की अवधि तक कार्यभार संभालेंगे। ठीक है, उसके बाद राष्ट्रपति का चुनाव कराया जाएगा। अगर राष्ट्रपति का पद खाली है तो 6 माह के अंदर चुनाव कराया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तैयार किया जाता है किसके द्वारा? राष्ट्रपति के विशेष सचिव द्वारा। हमें पता है कि आपको हो सकता है कि इसका आंसर आपको ना पता हो, तो इसका आंसर क्या होगा? क्या आपको क्वेश्चंस नहीं दिख रहे हैं? वीडियो को शेयर करते रहिए, ज्यादा नहीं है, 10 क्वेश्चन और है। ठीक है, 10 और बहुत इंपॉर्टेंट। आगे जो प्रश्न है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सीटेट के लिए, तो 10 मिनट का समय दीजिए, आप बने रहिए। आगे बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, छोड़ के जाएंगे नुकसान आपका ही होगा। राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार किया जाता है। चलिए अभी देखिए, अभी प्रश्न आपको दिख रहा है। अगर हम बात करें अभिभाषण कौन तैयार करता है, तो राष्ट्रपति के विशेष सचिव द्वारा, संसदीय मामलों के मंत्री द्वारा। ठीक है, लोकसभा के स्पीकर तथा राज्यसभा के सभापति संयुक्त रूप से, या तो प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल द्वारा। इसका राइट आंसर क्या होगा? आप इसका राइट आंसर कमेंट कर बताइए। आप लोग सी बता रहे हैं, कोई ए बता रहा है। देखिए, राष्ट्रपति का अभिभाषण जो तैयार किया जाता है वो प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि बने रहिए, आगे जो क्वेश्चन रखे गए हैं वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, आप संविधान को सरल समझ रहे हैं, आपको लग रहा है कि आ रहा है, लेकिन देखिए ये किसी ने सही आंसर इसका नहीं दिया। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा, प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के द्वारा राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? चलिए, सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, संसद, धर्म। धर्म के नाम पे बहुत लड़ाई होती है भाई। ठीक है, धर्म की अगर हम बात करें तो धर्म के नाम पे बहुत लड़ाई होती है। और आपका प्रश्न है, प्रश्न देख लीजिए, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में 16 नंबर का प्रश्न है, ज्यादा नहीं, 5 मिनट का समय, 10 मिनट का और लगेगा, और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बने रहिएगा। राजनीतिक व्यवस्था में इनमें कौन सर्वोच्च माना गया है? चलिए जल्दी से हमको इसका कमेंट आप करके बताइए, कौन सर्वोच्च माना गया है? धर्म कौन कह रहा है भाई? धर्म को सर्वोच्च नहीं माना गया। वो बात अलग है कि धर्म को सर्वोच्च मान के आए दिन लड़ाई होती रहती है। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, संसद या धर्म। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्चता की बात कर रहा है, कौन सबसे बड़ा है, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो संविधान हो जाएगा। आप संविधान पढ़ रहे हैं, संविधान के दायरे में आप न्यायपालिका पढ़ेंगे, संविधान के दायरे में आप संसद पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा? संविधान होगा। एक चीज और समझिए, अगर यही प्रश्न होता कि अमेरिका में इनमें सर्वोच्च कौन है, अमेरिका में क्या सर्वोच्च है, तब आप न्यायपालिका को टिक कर दें। अगर प्रश्न होता ब्रिटेन में क्या सर्वोच्च है, तब आप संसद टिक करते। लेकिन यहाँ पे प्रश्न है कि भारत में क्या सर्वोच्च है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा संविधान। संविधान से बना सर्वोच्च न्यायालय है ना संसद है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कथन और कारण पढ़ना। ठीक है, कथन और कारण पढ़ेंगे हम लोग। अब आप पहले बताइए, प्रश्न आपको दिख रहा है? कथन कारण प्रश्न आपको दिख रहा है? एक बार कमेंट कर दीजिए और बने रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आगे आने वाला है। चलिए, कथन क्या कह रहा है? एक बार मैसेज कर दीजिए कि आपको दिख रहा है थोड़ा और। अच्छा, ठीक है। कथन क्या कह रहा है? अपने कार्यकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। बहुत बड़ी बात है कि अपने कार्यकाल के दौरान चाहे वो राष्ट्रपति महोदय हो, चाहे राज्यपाल महोदय हो, उन पर मुकदमा नहीं चलेगा। यह प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 361 में किया गया है। ठीक है, अब कारण क्या कह रहा है?
राष्ट्रपति का पद संविधान के ऊपर होता है। देखिए ये क्या कह रहा है, राष्ट्रपति का पद संविधान के ऊपर होता है, माने यहाँ पे राष्ट्रपति को संविधान से ज्यादा सर्वोच्च बता दिया गया है। अब आपके पास 4 ऑप्शन है, कथन और कारण दोनों सही है तथा कारण कथन को स्पष्ट करता है। आपको बता दें कथन और कारण दोनों सही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कथन कारण दोनों सही बिल्कुल नहीं है, ठीक है, तो आपको ये नहीं होगा। बी में क्या कह रहा है, कथन और कारण दोनों सही है परंतु कारण कथन को स्पष्ट नहीं करता, ये भी आपका रॉन्ग होगा, ठीक है। सी कह रहा है कि कथन सही है परंतु कारण गलत है, ठीक, कथन सही है, कथन सही कह रहा है कि राष्ट्रपति पर कोई दंडित कार्यवाही नहीं की जाएगी अपने कार्यकाल के दौरान, कथन सही है, और परंतु कारण गलत। कारण में क्या बताया, कारण में बताया गया कि राष्ट्रपति का पद संविधान से सर्वोच्च माना गया है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी। कथन गलत है और परंतु कारण सही है, इसका तो कोई मतलब ही नहीं, यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राज्यों को भाषा के आधार पर कब पुनः गठित किया गया। ये भी अगर आपको याद होगा आपकी सीटेट परीक्षा में पूछा गया है और आयोग रिपीट भी करता है। आप में 18 नंबर का सवाल बताइए, 18 नंबर का सवाल क्या होगा, 18 नंबर का सवाल का आंसर आप दीजिए, 17 का सी तो हो गया है, 18 नंबर का सवाल बताइए, राज्यों को भाषा के आधार पर कब पुनर्गठन किया गया। अभी ठीक है प्रश्न। चलिए हम बात करते हैं, तो यहाँ जो आपका राइट आंसर होगा वर्ष 1948 में, वर्ष 1951 में, वर्ष 1956 में, वर्ष 1966 में। तो राज्य पुनर्गठन आयोग जो बना था वो 1956 में बना था। कब बना था, 1956 में बना था। 18 नंबर का सही आंसर आपका सी होगा, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं, भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुआ था। भारत में प्रथम आम चुनाव मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था, 1947 से 48 के बीच में, 1948 से 49 के बीच में, 1950 से 51 के बीच में, या 1951 से 52 के बीच में। अब इसका राइट आंसर क्या होगा, 18 तो हो गया, 19 का राइट आंसर बताइए आप लोग। 19 का राइट आंसर देखिए, जो प्रथम आम चुनाव हुआ था, प्रथम आम चुनाव हुआ था, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है एकदम, इसको दिमाग में बैठा लीजिए। प्रथम आम चुनाव 1951 से 52 के बीच में हुआ था। सबसे पहला आम चुनाव जो हुआ था सन 1951 से 52 के बीच में हुआ था, ठीक है। और पहला संविधान संशोधन भी 1951 में किया गया था, जब नवी अनुसूची जोड़ी गई थी, 9 शेड्यूल को जोड़ा गया था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, 19 नंबर का प्रश्न है, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है, आपके मूल अधिकार से। चलिए ज्यादा नहीं, 5 प्रश्न और, थोड़ा सा और पेशेंस बनाए रखें, धैर्य बनाए रखें, ठीक है। प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में कौन कौन से भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार का भाग होने के रूप में विचार किए गए हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार, अगर हम बात करें संविधान के भाग 3 की, तो भाग 3 में मूल अधिकार के बारे में बताया गया है। पहला मूल अधिकार समानता का अधिकार, दूसरा मूल अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा मूल अधिकार शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार ये तीसरा मूल अधिकार है। इसमें हमको अनुच्छेद 23 से अनुच्छेद 24 तक के बारे में पढ़ना है, 23 से 24 तक के बारे में पढ़ना है। अब देखिए क्या कह रहा है, मानव के साथ बुरा व्यवहार और बलात्कार श्रम का प्रतिषेध, अस्पृश्यता का अंत, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, कारखाने और खान में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। देखिए अनुच्छेद, इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1 और 4। इसमें राइट आंसर आपका होगा 1 और 4। अब थोड़ा सा समझ लीजिए,
1 और 4 राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक, अब थोड़ा सा उसको समझ लीजिए। एक ट्रिक है पलात कारखाना, ट्रिक चलिए, तो यहाँ पे आपको समझ में आया होगा 21 नंबर का सवाल। यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 39, अनुच्छेद 39। ठीक है, चलिए अब 2-3 सवाल और है बस। भारत में किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है तब, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। एक बार आप कमेंट कर दीजिए कि आपको आवाज आ रही है, वॉइस क्लियर एकदम। चलिए, आपको वॉइस क्लियर आ रहा है ना, एक बार कमेंट कर दीजिए आप लोग। अब प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न क्या है। भारत में किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है कब? ठीक है, राज्य का शासन संविधान के अनुसार ना चलाया जा सके, तो यहाँ पर राष्ट्रपति शासन की बात करें तो राष्ट्रपति शासन का जो उल्लेख है वो संविधान के अनुच्छेद 356 में किया गया है। ठीक है, अब सबसे पहले अगर हम बात करें राष्ट्रपति शासन की तो पंजाब में लगा था। अब तक 100 बार से ज्यादा राष्ट्रपति शासन लग चुका है और आपातकाल के बारे में बताया गया भाग 18 में। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रश्न है कि कब लगाया जा सकता है, तो राज्य का शासन संविधान के अगर अनुसार नहीं चलेगा तब राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। ठीक है, अगले देखिए 23 नंबर का सवाल देखिए। एक धन विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? केवल राज्य परिषद में, राज्यसभा में, केवल लोकसभा में, संसद के दोनों सदनों में, किसी भी सदन में, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। ठीक है, अगर हम धन विधेयक की बात करें तो धन विधेयक को इंग्लिश में बोलते हैं क्या? मनी बिल। ठीक है, मनी बिल। अब मनी बिल को याद करने का हम एक बहुत सिंपल तरीका आपको बताते हैं। मनी बिल धन विधेयक का उल्लेख अनुच्छेद 110 में है। ठीक है, हम कुछ नहीं करना है, आप मनी से लीजिए एम और ओ। हमने मनी से क्या लिया? एम और ओ लिया। ठीक है, हमने मनी से एम और ओ लिया। अब आपको कुछ नहीं करना, आप बीच से अगर इसको हटा दीजिए, इस लाइन को आप डिलीट कर दीजिए तो 110 कितना हो गया? 10 हो गया। ठीक है, 110 में मनी बिल धन विधेयक के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 109 में धन विधेयक को पारित करने का उल्लेख है, लेकिन 109 कम पूछता है, 110 ज्यादा पूछा करता है। ठीक है, अब कोई विधेयक धन विधेयक होगा कि नहीं, यह निर्णय कौन करता है? तो यह निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। एक प्रश्न और पूछा जाता है कि धन विधेयक को किसकी सहमति से लाया जाता है? तो धन विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति से लाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो राइट आंसर आपका हो जाएगा कि धन विधेयक को कहाँ प्रस्तुत किया जाता है, तो सबसे पहले धन विधेयक लोकसभा में लाया जाता है और लोकसभा के बाद राज्यसभा भेजा जाता है। अगर राज्यसभा के सदस्य धन विधेयक से सहमत नहीं है तब भी 14 दिन के अंदर धन विधेयक सहमति सहित लोकसभा को वापस करना होता है। अगर वापस नहीं किया जाता तब भी धन विधेयक पास माना जाएगा। तो धन विधेयक का उल्लेख अनुच्छेद 110 में है। चलिए 24 नंबर का सवाल देखिए, बस एक लास्ट सवाल और है। भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? एक चीज समझ लीजिए, जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो भारत में पंचायत जैसी कोई भी व्यवस्था नहीं थी। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1952 में एक सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया था, जिसका मेन पर्पस था कि ग्रामीण जनता को भागीदारी बनाकर उनको इस काबिल बना दिया जाए कि वह अपनी समस्या स्वयं हल कर सके। लेकिन उनका यह सामुदायिक विकास कार्यक्रम असफल हो गया। असफलता का मुख्य कारण था कि सरकारी कर्मचारियों पर निर्भरता हो गई थी। अब जब सामुदायिक विकास कार्यक्रम असफल हो गया तो समय समय पर पंचायत का सुझाव देने के लिए कई समितियों का गठन किया गया, जिसमें जो सबसे मुख्य समिति है वो कौन सी है? बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति। अगर हम बलवंत राय मेहता समिति की बात करें तो यहाँ से एक प्रश्न और पूछता है
कि बलवंत राय मेहता समिति ने कितने स्तरीय व्यवस्था का सुझाव दिया। तो आप बलवंत राय मेहता के नाम को 3 बार पढ़ेंगे, 1 2 3, माने कि बलवंत राय ने कितने स्तरीय का सुझाव दिया? त्रिस्तरीय का। ठीक है, बलवंत राय ने त्रिस्तरीय व्यवस्था का सुझाव दिया। अब अगर पूछा जाए कि अशोक मेहता समिति ने कितने स्तरीय व्यवस्था का सुझाव दिया, तो अशोक मेहता के नाम को हम 2 बार में पढ़ रहे हैं। ठीक, अशोक और मेहता, तो इन्होंने द्विस्तरीय व्यवस्था का सुझाव दिया। अब जो यहाँ पर राइट आंसर होगा 71 संविधान संशोधन, 72 संविधान संशोधन, 73 या 74, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 73 संविधान संशोधन 1992, 93। 92 में प्रस्ताव आया, 93 में पास हुआ, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। लास्ट सवाल है, पहला मूल अधिकार है समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो जो पहला मूल अधिकार है, मूल अधिकार के बारे में संविधान के भाग 3 में बताया गया है। समानता के अधिकार का उल्लेख 14 से 18 में किया गया है, स्वतंत्रता का उल्लेख 19 से 22 में किया गया है, धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लेख 25 से 28 में किया गया है, और संवैधानिक उपचारों का उल्लेख अनुच्छेद 32 में किया गया है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा कि पहला मूल अधिकार कौन सा है? समानता का अधिकार है। ठीक, अब इन पूरे 6 मूल अधिकार को याद करने की हम आपको एक बहुत सिंपल सी ट्रिक बताते हैं। ट्रिक ये है, 6 मूल अधिकार को याद करने की ट्रिक ये है कि समता, स्वतंत्रता तथा शोषण, धार्मिक संस्कृति का संवैधानिक उपचार है। ठीक, समता, स्वतंत्रता तथा शोषण, धार्मिक संस्कृति का संवैधानिक उपचार है। 6 मूल अधिकार को आप ट्रिक के माध्यम से एक लाइन में याद कर सकते हैं। तो आपका ये पहला मूल अधिकार, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां, ये 6ठा। ठीक है, यहाँ पे हमारा टॉपिक्स कंप्लीट होता है। हम लोगों ने 25 क्वेश्चंस को देखा और इस पे हमने विस्तार से चर्चा किया। अब टॉपिक हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। तो आज के लिए इतना ही। और राम सर आपसे कुछ कहना चाहेंगे? थैंक यू गाइस, थैंक यू मैम। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, मैम का भी सेशन पसंद आया होगा। तो आज थी ये आपकी क्या कि टॉप 50, जिसमें हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन लिए गए थे और आप लोग बहुत ज्यादा संख्या में जुड़े, इसके लिए थैंक यू। और अगर आपको पढ़ाने का अंदाज पसंद आया हो, क्वेश्चन पसंद आया हो, तो एक बार लाइक करेंगे और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर देंगे अगर आपको इस सेशन पसंद आया। और अगर आपको ऐसी सीरीज आगे और चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय देंगे, फीडबैक देंगे। ठीक है, तो इसके बाद अभी समय आई थिंक 7:30 हो रहा है, लाइव सेशन चल रहा है 6 बजे से, तो 7:30 हो जा रहा है। आप लोग 20 मिनट जाइए, घर का थोड़ा सा काम करिए, बाहर का माहौल देख कर आइए, बारिश हो रही है कि नहीं हो रही है, थोड़ा एक्सरसाइज करिए। 20 मिनट बाद फिर से आकर बैठ जाइएगा, थक गए होंगे मोबाइल लिए या लैपटॉप पर बैठे बैठे। 20 मिनट बाद फिर से आ जाइएगा। और कितने मिनट के लिए? आधे घंटे के लिए आइएगा, क्योंकि आज जो टॉप 50 का क्या चलेगा, साइंस का सीरीज चलेगा और उसमें चलेगा बायोलॉजी अतुल मिश्रा सर के द्वारा। तो आइएगा, 8 बजे मिलते हैं टॉप 50 में साइंस की धुआंधार क्लास और बेस्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक पढ़ते रहिए और उससे पहले जाइए, पहले घूम कर आइए, एंजॉय करके आइए, नाश्ता कर लीजिए। थैंक यू सो मच।